वेलकम टू एग्ज़ाम रिविजन। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़। तो देखिए, फिर से आपको कहूँगा ज़ोर देकर कि जो ये सीरीज़ है, ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप लोग बात करें पीजीटी के लिए या फिर एलटी कमीशन के लिए या फिर एलटी टेट के लिए, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ध्यान से इस सीरीज़ को देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता, अभी आपका पेपर आने वाला है, ठीक है ना? तो शांति से इनको देखने हैं। ये प्रश्न आपको परीक्षा में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ध्यान से देखना। क्यों? क्योंकि जो ये प्रश्न पत्र है, ये जो हाल ही में पीजीटी की परीक्षा हुई थी, इससे पहले जो भी होने वाली है हमारी 17 अप्रैल, इससे पहले जो हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये प्रश्न पत्र है। तो यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर 100 क्वेश्चन नहीं थे, 85 क्वेश्चन थे। उस समय 85 क्वेश्चन का टेस्ट हुआ था और 15 का डॉक्यूमेंटेशन इत्यादि था, ठीक है? तो 85 क्वेश्चन आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मुझे लगते हैं वो आपको बताऊँगा, परंतु ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं खींचूँगा, ज़्यादा तथ्य नहीं बताऊँगा। जो महत्वपूर्ण होंगे वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँगा। इसी के साथ देखिए, और एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़ोर देकर कह रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप लोग शायद इतना महत्वपूर्ण इस चीज़ को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों और रिवीजन करिए। इस अंतिम समय में आपके पास और कुछ नहीं है, ये तो चीज़ें ही हैं। अब आप क्या-क्या चीज़ें नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे ना। इसलिए जो आपने लिखा है उसको बार-बार नोट करते रहिए। जो मैंने आपको बुक बताई थी, अगर नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका, कि कौन-कौन सी आपने चीज़ें देखनी है। वो चीज़ें देखिए, जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड की है उसको पढ़िए और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, रिवीजन अधिक से अधिक करिए। हाँ, एक और चीज़, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है P/Q, ये भी आप देखते रहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके पास नहीं हैं, आप हमें बेझिझक व्हाट्सएप करिए और ये चीज़ें बोलिए कि ये नहीं है, आप इन्हें परचेज़ कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो, जैसा कि आपको बताया, हमारे जो प्रैक्टिस सेट है उत्तम श्रेणी के हैं और बहुत अच्छे लेवल के हैं। आप इन्हें परचेज़ करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। महत्वपूर्ण नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं और एचपीपीजीटी हिंदी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो भी आपको अवेलेबल करवाए गए हैं विद उत्तर। तो आप इन्हें भी ले सकते हो और अपनी अंतिम समय में इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हो। यही आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं और कुछ नहीं। और जो चीज़ें हैं वो मन शांत रख के स्टडी करते रहिए। कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों ने, ठीक है? जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ आपको समझ आ रही है ना कि नहीं आ रही है? अवश्य कमेंट करना आप लोग। बाकी अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं। उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को अच्छे से सुदृढ़ कर सकते हो। प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अब आपकी आज के लेक्चर को। पूछा यह है, बैसवाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? विकल्प आपके समक्ष 4 दिए गए हैं। इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा 101 का, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। जो अवधि है यह बैसवाड़ी का दूसरा नाम होगा। ये सही विकल्प हो जाएगा। ज़्यादा व्याख्यान नहीं दूंगा, हम इस वीडियो में 100 प्रश्नों को करेंगे। अगर ज़्यादा व्याख्यान देता हूँ तो वीडियो लंबी चली जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 102। पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जो पहाड़ी भाषा है इसका विकास पूछा गया है, तो ये खस अपभ्रंश से हुआ है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, खस। अगला प्रश्न पूछा गया है 103। इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प सी। जयभट्ट का शिलालेख है जो, वहाँ पर देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा 104। वर्ण रत्नाकर इनमें से किसकी कृति है? तो जो वर्ण रत्नाकर कृति हो जाएगी तो ये हो जाएगी विकल्प डी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। तो डी सही यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105। इसमें क्या पूछा गया है? इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है? तो जो दामोदर शर्मा की कृति हो जाएगी उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 106। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? तो जो स्वयंभू है इन्हें अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है। विकल्प ए यहाँ पर 106 का सही हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा 107। क्या पूछा यह है? इनमें से गलत जोड़े को अलग करिए। तो 4 जोड़े आपके समक्ष दिए गए हैं। इनमें जो
गलत हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी, जो दामोदर शर्मा की कृति वर्ण रत्नाकर नहीं होगी। ठीक है, तो ये किसकी रचना हो जाएगी वर्ण रत्नाकर? तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की हो जाएगी। जो सही मिलान यहाँ पर होते हैं उन्हें देख लेते हैं। विद्यापति की रचना कीर्तिलता हो जाएगी, सही है। हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन हो जाएगी, ये भी सही है। राम सिंह की रचना पाहुन दोहा हो जाएगी, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 108। क्या पूछा गया है? अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो आपके समक्ष यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। जैन साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है 109। अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद किसने किए हैं? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। मार्कंडे के द्वारा ये भेद किए गए हैं। अगला प्रश्न है 110। इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो ये हो जाएगी विकल्प सी, शब्दानुशासन। हेमचंद्र जी की ये रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न है 111। अमीर खुसरो का जन्म स्थान इनमें से किस जिले में है? अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, जो एटा है, यहाँ पर अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है। अगला प्रश्न है 112। फर्रुखाबाद में बोले जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? तो जो फर्रुखाबाद में बोली जाती है तो उसे कन्नौजी कहा जाता है, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है 113। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से रहा है? तो जो चैतन्य महाप्रभु थे इनका संबंध रहा है गौड़ी संप्रदाय से, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी देखिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग HP PGT की तैयारी कर रहे हैं या LT की तैयारी कर रहे हैं या फिर LT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना चाहिए। इससे आपको पता चलता है कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी चाहिए, किस पोर्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके कितना पूछा जाता है। तो ये सब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के पता चलता है। इनका अभी तक इनकी साइट्स में जो सिलेबस है वो अवेलेबल नहीं होता है। सिर्फ आप इनके क्वेश्चन पेपर जो पहले हुए हैं उनको देखकर आइडिया लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास ये नहीं है तो आप हमारी टीम के द्वारा इनको प्रदान किया जा रहा है, तो आप बहुत ही कम दामों में इन्हें खरीद सकते हो। ठीक है, तो अगर लेना हो तो आप 8193121229 यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी बताई जाएगी किस तरह आप इन्हें ले सकते हो। फिर अगला प्रश्न है 114। इसमें क्या पूछा गया है? लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 114 का जो सही विकल्प हो जाएगा पेशाची से लहंदा भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, अगला है 115। कौन सा कथन असत्य होगा? तो 4 कथन आपके पास दिए गए हैं, इनमें जो असत्य हो जाएगा तो वो विकल्प बी हो जाएगा। क्या है? बंगला भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो सही कथन यहाँ पर होंगे उन्हें देख लेते हैं। मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगला है पहाड़ी भाषाओं का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है, ये भी सही हो जाएगा। सिंधी भाषा प्राचीन अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116। इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो जो वियोगात्मक भाषा हो जाएगी उसका नाम है अपभ्रंश। बाकी जो संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, ये सारी की सारी संयोगात्मक भाषा हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 117। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो जो सही विकल्प यहाँ पर 117 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा देश भाषा। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा का नाम देश भाषा था। अगला प्रश्न है 118। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? तो नहीं पूछा गया है, तो सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा चित्रावली। जो चित्रावली है ये सूफी काव्य परंपरा से संबंधित रचना मानी जाती है। बाकी जो भरत मिलाप है, हनुमान नाटक है, रामाष्टयाम है, ये सारी की सारी राम भक्ति से संबंधित रचनाएं होंगी। अगला जो प्रश्न है 119। भला हुआ जो मारिया बहिनी महारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति है ये विकल्प में जो कोई भी ऐसा सही उत्तर नहीं है जिसकी ये पंक्ति होगी, तो किसकी होगी? ये हेमचंद्र की। हेमचंद्र की पंक्ति हो जाएगी ये पंक्ति नेट में पूछी गई थी इस बारी।
अगला प्रश्न देखिएगा 120, सही जोड़े को छांटिए। कौन सा यहाँ पर सही जोड़ा होगा? तो विकल्प बी, जो स्वयंभू है ये इनकी रचना पौमचर्यू हो जाएगी, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121, क्या पूछा गया है? सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन है? तो जो सूफी काव्य परंपरा से संबंधित रचना होगी सत्यवती कथा, तो इसके रचनाकार हो जाएंगे ईश्वर दास, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122, 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई? तो जो 1540 में हुई थी पद्मावत की। जो पद्मावत है ये कब लिखा गया था? 1540 में भाषा इसकी अवधि थी और ये सूफी काव्य धारा से संबंधित था और इसे महाकाव्य कहा जाता है और जायसी इसके रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखिए 123, इन पुस्तकों के रचना काल को सुमेलित करिए। तो कर लेते हैं। देखिए जो पद्मावत है इसका समय 1540 से ऊपर ही देख लिया था इसे। फिर जो मधुमालती है इसका समय 1545 हो जाएगा, मृगावती 1503, चंदायन ये 1379। जो पद्मावत है इनके रचनाकार का नाम भी बता देता हूँ। पद्मावत हो जाएगी जायसी की कृति, मधुमालती मंजन की कृति हो जाएगी, मृगावती कुतुबन की कृति हो जाएगी और चंदायन यहाँ पर आपकी मुल्लादाव की कृति हो जाएगी। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 125, इनमें से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है? तो विकल्पों के अनुसार जो सही हो जाएगा मृगावती। जो मृगावती है ये ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है। बाकी देखिएगा यहाँ पर जितने भी विकल्प हो जाएंगे, प्रेम वाटिका, भंवर गीत, सूर सरावली, ये तीनों की तीनों रचनाएं ब्रजभाषा में होंगी। अगला प्रश्न है 125, न किस वर्ग का व्यंजन है? तो जो 125 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा दंती का। अगला प्रश्न है 126, क्या पूछा गया है इसमें? इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद के द्वारा इंदु पत्रिका का या पत्र का संपादन किया गया था। ध्यान रखना है कि जो इंदु पत्र है पूछा जाएगा किस काल विशेष का है, तो ये छायावाद से संबंधित रहेगा। ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको हमारी टीम के द्वारा जो LT-TET का कोर्स क्वेश्चन है वो है मतमाला के संपादक इनमें से कौन थे? तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा निराला, मतलब ऑप्शन ए। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक इनमें से कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास जो ऑप्शन सी में है। तो इस तरह से हमारा जो तो देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे ये बन रहा है 129, श्रद्धाराम फुलौरी किस प्रांत के निवासी हैं? तो देखिए यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार पूछा जाता है श्रद्धाराम फुलौरी और कई बार फिलौरी दिया जाता है। थोड़ा सा इसमें जो स्पेलिंग्स की अर्थात बर्तनी की मिस्टेक है, बाकी एक ही बंदा है ये। तो पूछा गया है कि किस प्रांत के निवासी थे ये, तो ये आपके पंजाब प्रांत के निवासी थे। तो यहाँ पर से सही विकल्प हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा थोड़ी सी तथ्य यहाँ पर ये बता देता हूँ कि जो भाग्यवती नामक उपन्यास है इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो यह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और एक आरती है ओम जय जगदीश हरे, तो यह भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई आरती है। और जो श्रद्धाराम फिलौरी है इन्होंने पंजाब में हिंदू संप्रदाय को या फिर हिंदू धर्म को प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर आगे देखिएगा 130 प्रश्न पूछा गया है, निम्न जोड़ों में से असत्य को छांटिए। तो यहाँ पर जो असत्य विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। कैसे? जो मुंशी सदासुख लाल है इनकी जो रचना प्रेम सागर नहीं होगी। तो प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू जी लाल की या लल्लू लाल की। एक ही बंदा है, अलग अलग नहीं होगा, थोड़ा अलग ऊपर नीचे बोल देते हैं, परंतु लल्लू लाल या फिर लल्लू जी लाल एक ही हैं। जो सदासुख लाल की रचना यहाँ पर सुख सागर हो जाएगी। बाकी जो सही यहाँ पर जोड़े होंगे उनको देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी की रचना हो जाएगी भाषा योग वशिष्ठ। फिर जो गंग कवि की रचना हो जाएगी चंद छंद वर्णन की महिमा। और सदल मिश्र की रचना हो जाएगी नासिकेत उपाख्यान। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से देखिए आपके 4-5 प्रश्न बन रहे हैं। देखने के लिए प्रश्न एक ही है, परंतु एक प्रश्न तो ये हो गया, दूसरा प्रश्न गंग वाला हो गया, तीसरा सदल मिश्र वाला हो गया, चौथा आपका सुख सागर वाला हो गया कि मुंशी सदासुख लाल की रचना कौन सी है, तो सुख सागर हो जाएगी। और जो 5वां प्रश्न ये है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी होगी, प्रेम सागर हो जाएगी। तो ध्यान से आप वीडियो को देखते हैं तो आपके बहुत से प्रश्न यहीं से निकल जाते हैं बाकी के विकल्पों से। ठीक है। फिर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं
131 क्या पूछा गया है इसमें, आधुनिक काल का जनक इनमें से किसे कहा जाता है। तो जो आधुनिक काल का जनक कहा जाता है तो ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को कहा जाता है, ठीक है। इसी के साथ देखिएगा इनकी जो प्रमुख रचना मानी जाती है नाटककार के तौर पर, तो वो है अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। फिर अगला प्रश्न है 132, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में जो लिपि सुधार समिति गठित की थी उसके अध्यक्ष इनमें से कौन थे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव थे। जो आचार्य नरेंद्र देव थे यह उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 1947 में लिपि सुधार समिति गठन की थी उसके ये अध्यक्ष थे। फिर अगला प्रश्न है निम्न सूचियों को सुमेलित करिए, ठीक है। एक तरफ व्यंजन दिया गया है और दूसरी तरफ उच्चारण स्थान दिया गया है, तो इन दोनों का सुमेलित यहाँ पर रूप हमें प्रस्तुत करना है। तो कर लेते हैं। देखिएगा पूछा गया है जो ग है, तो देखिएगा जो ग है इसका जो उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ्य। और जो ध है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत्य होगा। और जो ल है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ल का उच्चारण स्थान यहाँ पर अंतस्थ दिया गया है। और च का उच्चारण स्थान क्या होगा, च का सी, तालव्य। इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी, ए का डी, 2 का ए, सी का बी और 4 का सी। अगला प्रश्न है 134, इनमें से मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं है। मानक शुद्ध रूप कौन सा नहीं होगा, तो जो शुद्ध रूप नहीं होगा विकल्प के अनुसार तो वो सही हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी का 53। बाकी जो 11 है सही है, 79 भी सही है और 49 भी सही होगा। अगला प्रश्न है 135, अष्टयाम की रचना ब्रजभाषा गद्य में करने वाले लेखक इनमें से कौन थे। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 135 का तो ये थे नाभादास, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी विकल्प डी के अनुसार 1867 ईस्वी में। अगर प्रश्न ये बने आपसे कि जो आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 137, काशी नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे तो ये बाबू राधा कृष्ण दास जी थे, सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है 138, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ था 1900 से, ठीक है। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 139, इनमें से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। तो जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजभाषा हिंदी नहीं होगी, यहाँ पर उर्दू हो जाएगी। और जो यहाँ बाकी जो देखिए उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो यहाँ की राजभाषाएं हिंदी के तौर पर जानी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर सभी जगह हिंदी बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी ही राजभाषा के तौर पर जानी जाती है। अगला प्रश्न है 140, नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रश्न है ये, 1893 में। अगर पूछा जाए नागरिक प्रचारणी पत्रिका की स्थापना कब हुई थी तो वो 1896 में हुई थी, ठीक है। इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा तथ्य आपको इसीलिए बताए जाते हैं कि आगे आप इन्हें सही करें अगर आते हैं तो। अगला प्रश्न है 141, व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा उसे कहा जाता है जो व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। अगला प्रश्न क्या है 142, राजभाषा आयोग का गठन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया है 344 के अंतर्गत, ठीक है। तो सही विकल्प यहाँ पर 142 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा 143, इसमें क्या पूछा गया है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो जो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था तो ये बीजे खेर के अध्यक्षता में किया गया था। अगला प्रश्न है 144, कवि वचन सुधा के संपादक इनमें से कौन थे।
तो जो पत्रिका है कवि वचन सुधा, इसके संपादक पूछे गए तो ये हो जाएंगे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। तो डी सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145, बम्बई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो जो बम्बई हिंदी विद्यापीठ है इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है बोली और उसके क्षेत्र को सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिएगा, अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि जो अवधी है ये कहाँ, बुंदेली है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो बुंदेली बोली जाती है झांसी में। अवधी कहाँ पर बोली जाती है? लखनऊ में। और जो ब्रज है ये कहाँ पर बोली जाती है? तो ब्रज बोली जाती है आगरा में। और जो कन्नौजी है ये कहाँ पर बोली जाती है? कन्नौजी बोली जाती है इटावा में। इस प्रकार से देखिएगा, ए का सी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा, 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा और 4 का यहाँ पर बी हो जाएगा। सही मिलान यहाँ पर जो हो जाएगा तो विकल्प ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं 147, कुमाऊनी किस प्रांत की बोली है? तो जो कुमाऊनी हो जाएगी उत्तराखंड की बोली हो जाएगी कुमाऊनी। यहाँ पर देखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी होंगी। एक तो यहाँ पर कुल्वी होगी, दूसरी यहाँ पर होगी आपकी मंडियाली, तीसरी यहाँ पर होगी किन्नौरी, चौथी यहाँ पर होगी आपकी चंबियाली। जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, हिमाचल के स्टूडेंट्स को तो ये पता होगा, परंतु अगर बाहर के स्टूडेंट्स भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 148, उन्नाव रायबरेली जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है अवधी। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के लाइक का टारगेट भी हम रखते हैं 50 लाइक। ठीक है, जब आप इस टारगेट को कंप्लीट करोगे उसके पश्चात मैं आपके लिए इसका अगला पार्ट भी ले आऊँगा। ठीक है, आपने इससे पहले के जितने भी वीडियो थे उसके टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, तो इसमें भी आपसे यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप इसके टारगेट को पूरा कर दें। बाकी देखिए, जो ये PDF है इस लेक्चर का, ये जाएगा पेड टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स के लिए। अगर अभी तक आप उस मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, मेंबरशिप कैसे लेनी है आपने। अगला प्रश्न है यहाँ पर 149, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं आपके खड़ी बोली के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, 149 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 150, क्या पूछा गया है? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस ग्रंथ की रचना हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो ये है हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसके रचनाकार कौन थे? प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका इतिहास भी काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 151, इनमें से जनसंचार का माध्यम कौन सा नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प डी, जो टेलीफोन है ये जनसंचार का माध्यम नहीं होगा। देखिएगा, जनसंचार का माध्यम ये क्यों नहीं होगा? अगर हम किसी को टेलीफोन करते हैं तो वो 1-2 व्यक्ति ही उस टेलीफोन को सुन सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहता हूँ, देखिएगा मैं किसी व्यक्ति को फ़ोन कर रहा हूँ तो वो एक को जा रहा है ना, परंतु जो टीवी है ये भी जनसंचार का माध्यम है। बहुत से लोग इसे इकट्ठे देख लेते हैं। रेडियो है, बहुत से लोग इकट्ठे रेडियो को सुनते हैं। और जो इंटरनेट है तो ये तो बड़ा भारी जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखना है। छोटे छोटे तथ्य आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 152, कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर जो असत्य कथन हो जाएगा विकल्प ए, 2 भाषाओं के बीच बोधगम्यता होती है। बाकी जो यहाँ पर सत्य कथन हो जाएंगे उनको भी देख लेते हैं। भाषा की 2 बोलियों के बीच बोधगम्यता होती है, सही है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं, तो ये भी सही है। भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। क्या है? भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, बोली का नहीं। तो थोड़ा सा ये भी मुझे असंगत सा विकल्प लग रहा है 152 का, ये वाला डी वाला। क्यों लग रहा है? देखिएगा, जो भाषा का प्रयोग साहित्य में होता है, ठीक है, साहित्य में होता है, परंतु बोली का भी प्रयोग साहित्य में होता ही, उतना ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। ठीक है, तो डी भी इसका सही उत्तर नहीं होना चाहिए, परंतु यहाँ पर इन्होंने जो सही उत्तर माना है तो वो माना है विकल्प ए ही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 153। इसमें क्या पूछा गया है? देवनागरी लिपि में कितनी स्वर ध्वनियाँ हैं?
तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। इसमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन यहाँ पर मिलेंगे आपको देवनागरी लिपि में। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? तो जो अयोगवाह कहलाएंगे तो वो हो जाएंगे आपके विकल्प सी, अंग और आ, ये दोनों ही अयोगवाह कहलाए जाते हैं। जो यर लव है ये अंतस्थ होते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 155, किस संख्या की वर्तनी अशुद्ध है? तो जो यहाँ पर अशुद्ध होगी तो वो हो जाएगा विकल्प ए 18। बाकी जो 43 है शुद्ध होगा, 68 है ये भी शुद्ध होगा, 82 ये भी शुद्ध होगा, सिवाय ए के 18 के। ये देखिए प्रश्न संख्या 156, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो दिए गए विकल्पों में जो अशुद्ध हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प गए, ये ठीक है। 156 में सही विकल्प हो जाएगा बी, ठीक है, अशुद्ध ये हो जाएगा। बाकी जो शुद्ध होंगे, हुए शुद्ध है, पढ़ाई शुद्ध है, लीजिए शुद्ध है। अगला प्रश्न है 157, 84 वैष्णवन की वार्ता पुस्तक के लेखक कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे गोसाई गोकुलनाथ, ठीक है। जो गोकुलनाथ थे ये आपके विट्ठलनाथ के पुत्र थे, इसका भी ध्यान रखना है। और जो विट्ठलनाथ थे ये बल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है 158, कौन सा गुण राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पर है बहुसंख्यक लोगों की भाषा, दूसरा है सरकारी कामकाज की भाषा, तीसरा है व्यापक क्षेत्र में व्यवहृत, चौथा है विस्तृत शब्द भंडार। तो जो 158 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जो सरकारी कामकाज की भाषा है इसकी आवश्यकता या इसकी ये गुण नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रभाषा के अंतर्गत जो होगा। अगला है 159 में क्या पूछा गया है, राजभाषा के प्रति सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो सही विकल्प यहाँ पर 159 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 351 के अंतर्गत ये है। अगला प्रश्न है 160, राजा लक्ष्मण सिंह आगरा में कौन सी पत्रिका निकालते थे? आगरा से जो पत्रिका निकालते थे तो ये प्रजा हितैषी हो जाएगी। जो प्रजा हितैषी है ये राजा लक्ष्मण सिंह की पत्रिका है और ये आगरा से निकलती थी। अगला प्रश्न है 161, परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम है? तो जो परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम होता है तो इसे मानक भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है 162, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव कब पास किया? तो ये किया था 14 सितंबर 1949 को। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होगा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। अगला प्रश्न देखिएगा 163, अभी हमने ऊपर आपके साथ ये डिस्कस किया था कि जो भाग्यवती नामक उपन्यास है इसके रचनाकार कौन होंगे? श्रद्धाराम फुलौरी। अगला प्रश्न है 164, क्या पूछा गया है, किसका संबंध कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? तो जो राजा लक्ष्मण सिंह थे इनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं रहा है, ठीक है। जो मूलतः रहा है तो वो रहा है सदल मिश्र और लल्लू लाल का। जो सदल मिश्र और लल्लू लाल ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के तौर पर जाने जाते थे। वैसे तो इंशा अल्लाह खां का भी यहाँ से कोई संबंध नहीं रहा है, परंतु जो उत्तर है जो ये डी दिया गया है, मैं भी नहीं मानता कि इसका उत्तर डी ही होगा, बी और डी होगा। इंशा अल्लाह खां का भी संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था, जिनका संबंध था तो वो सदल मिश्र और लल्लू लाल थे, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी और डी। ध्यान रखना है कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये कहाँ पर था? कलकत्ता में। अगला प्रश्न देखिएगा 165, इनमें से कौन सी कृति मुल्ला दाऊद की है? तो जो मुल्ला दाऊद की कृति हो जाएगी चंदायन। समय क्या है इसका? 1379। ध्यान रखना है। मधुमालती किसकी रचना हो जाएगी? अभी पीछे बताया था आपको, तो इसका उत्तर आप दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 166, भाषा योग वशिष्ठ नामक कृति के रचनाकार कौन होंगे? तो ये हो जाएंगे यहाँ पर राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है 167, इनमें से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे? तो जो कवि वचन सुधा पत्रिका है इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र।
अगला प्रश्न देखिएगा 168, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो पहला साप्ताहिक पत्र था ये माना जाता है उदंत मार्तंड को। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 169, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी को स्कूलों में प्रवेश दिलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को। ठीक है, ये उस समय अंग्रेज़ों के शासनकाल में भाषा अध्यापक के तौर पर या फिर भाषा इंस्पेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। जिस समय हिंदी अपने शुरुआती काल में थी तो उस समय जो हिंदी के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए पढ़ने की काफ़ी सारी कमी रहती थी, पुस्तकें नहीं मिलती थी। तो उस समय इन्होंने काफ़ी सारी पुस्तकें हिंदी के बच्चों को पढ़ने के लिए निकाली थी। और देखिएगा जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ये हिंदुस्तानी के पक्षधर थे। ठीक है, हिंदुस्तानी से तात्पर्य है कि उर्दू निष्ठ हिंदी के ये समर्थक थे, परंतु जो राजा लक्ष्मण सिंह हैं ये संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। ठीक है, और जो यहाँ पर देखिए इनकी उपाधि है सितारे हिंद। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को सितारे हिंद की उपाधि किसने दी थी, तो ये इन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी। और जो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र इनका पूरा वास्तविक नाम हरिश्चंद्र था और इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। तो किसके द्वारा ये भारतेंदु की उपाधि हरिश्चंद्र को दी गई थी? तो जो भारतीय कवि थे, भारतीय कवि का एक मंडल था काशी का, उनके द्वारा इन्हें ये भारतेंदु की उपाधि दी थी। जब इन्हें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को ये उपाधि दी थी, उसी के कुछ समय पश्चात भारतेंदु को भी ये भारतेंदु की उपाधि भारतीय कवियों के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 170, यहाँ पर क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा श, ये मूल व्यंजन नहीं होगा। बाकी थ, ड और ज ये मूल व्यंजन होंगे। जो क्ष है ये संयुक्त व्यंजन होगा। अगला प्रश्न है 171, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य वर्ग का है? तो जो मूर्धन्य वर्ग का होगा ये विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 172, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि में नहीं है? तो जो इसकी विशेषता नहीं होगी देवनागरी लिपि की तो वो हो जाएगा विकल्प सी ध्वन्यात्मकता। एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, इनमें से कौन सी विशेषता देवनागरी लिपि की नहीं है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाना चाहिए था विकल्प सी ध्वन्यात्मकता नहीं है। बाकी स्पष्टता है, निश्चितता है और नियतता है, सिवाय सी ये नहीं होगी, ध्वन्यात्मकता नहीं होगी, ध्वन्यात्मकता। अगला प्रश्न है 173, अमीर खुसरो का काल क्या है? जो अमीर खुसरो का काल रहेगा ऊपर ही आपको बताया था 13वीं शती इनका काल माना जाता है। ठीक है, सी सही विकल्प। अगला है 174, इनमें से कौन ब्रजभाषा का कवि नहीं है? तो जो ब्रजभाषा का कवि नहीं होगा तो लालदास नहीं होंगे। बाकी भूषण हैं, देव हैं, नरोत्तम दास हैं। अगला प्रश्न है 175, इसमें पूछा गया है रोहतक, हिसार, करनाल में कौन सी बोली का क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा बांगरू। बांगरू से तात्पर्य है कौरवी, कौरवी नहीं हरियाणवी। ठीक है, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 176, हतो हते हति किस बोली में भूतकालिक क्रियाओं के रूप में जानी जाती है? तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी बुंदेली के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 177, इसमें क्या पूछा गया है? या वा प्रत्यय किस बोली की पहचान है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर 177 का हो जाएगा तो ये हो जाएगा अवधि की। अगला प्रश्न है 178, रीवा, दमोह, बालाघाट में किस बोली का क्षेत्र है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा बघेली का, बी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न है 179, किस बोली की प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रजभाषा। जो ब्रजभाषा है इसकी प्रधान प्रवृत्ति ओकारांत शब्द है। अगला प्रश्न है 180, उत्तम पुरुष एक वचन के लिए हूँ सर्वनाम का प्रयोग किस बोली में बोलचाल के लिए होता है? तो 180 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ब्रजभाषा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 181, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली की बात की जा रही है
तो हो जाएगा विकल्प बी प्रिय प्रवास। जो प्रिय प्रवास है ये किसकी रचना हो जाएगी? हरिऔध की, और इसे खड़ी बोली में लिखा गया है और इसका समय 1914 हो जाएगा। और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो उत्तर हमने ऊपर दिया है प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? 1914। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 183 कश्मीर सुषमा किस कवि का काव्य कृति है? तो ये हो जाएगी श्रीधर पाठक की काव्य कृति। सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टारगेट कितना है इस वीडियो को लाइक करने का? 50। जितनी जल्दी आप इस टारगेट को कंप्लीट करते हो उसके पश्चात आपको जल्द ही मैं वीडियो भी दे दूंगा। अगला प्रश्न है 184 भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये हो जाएगी मैथिली शरण गुप्त की रचना। समय इसका पूछा जाएगा तो 1912 इसका समय हो जाएगा। ठीक है, जो प्रसिद्ध रचना है उनका आपका समय भी बता दिया करूँगा मैं। अगला प्रश्न है 185 लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? तो ये हुआ था छायावादी युग में। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 180 अज्ञेय किस काल के कवि हैं? तो जो अज्ञेय होंगे प्रयोगवाद के कवि होंगे। तो देखिएगा, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के तौर पर भी अज्ञेय को जाना जाता है। ठीक है ना। तार सप्तक की, अगर पूछा जाए तार सप्तक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अज्ञेय के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है शायद वह आया हो वाक्य में किस काल का प्रयोग हमें देखने के लिए मिल रहा है? तो ये संभाव्य वर्तमान है। शायद वह आया हो, तो देखिए यहाँ पर संभावना दिख रही है ना। वर्तमान का तो है ही वाक्य, परंतु यहाँ पर संभावना है कि शायद वह आया हो, तो इस प्रकार की संभावना भी यहाँ पर दिख रही है। अगला है 188 यदि तुम आते तो मैं जाता काल का निर्धारित कीजिए। क्या है यहाँ पर? हेतु मदभूत। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगला प्रश्न है 189 वह जाए तो मैं आऊं, यह वाक्य इनमें से किस काल का है? तो ये होगा हेतु मद भविष्यत का। विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 190 इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी मगही। जो मगही है ये बिहारी वर्ग की होगी। अगला प्रश्न है 191 इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है 192 पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? 192 का सही विकल्प हो जाएगा सी 4 वर्ण है। ये देखिए पानी में इस प्रकार बता देता हूँ, एक तो प हो गया, फिर आ की मात्रा होगी, फिर न हो गया, फिर इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी। ये 4 वर्ण है। अगला प्रश्न है 193 इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? तो ये हो जाएगा गुजरात। 193 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 194 राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्य से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। अगला प्रश्न है 195 राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये इंदु पत्रिका के संपादक थे। डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए स्थापना और तर्क वाला है, देख लेते हैं, इसमें सही उत्तर छांटना है। स्थापना क्या दी गई है? उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, द्रविड़ परिवार की नहीं। तो तर्क क्या है इसका? द्रविड़ परिवार से संबंध भाषाएं दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनका संबंध भारोपीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। तो बताइएगा जो 197 है इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प ए सही है, पूर्णतः सही, परंतु आर जो है ये अंशतः सही होगा, पूरी तरह से नहीं। देखिएगा स्थापना कैसे सही है। जो उत्तर भारत में आर्य परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं बिल्कुल सही है, परंतु जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं उत्तर भारत में नहीं बोली जाती, ये भारत के दक्षिण में बोली जाती हैं द्रविड़ परिवार की भाषाएं। और जो देखिए द्रविड़ परिवार से संबंध रखने वाली भाषाएं दक्षिण भारत में बोली जाती हैं।
उनका संबंध भारतीय परिवार से नहीं है, आर्य भारत के मूल निवासी थे। यहाँ पर आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, ये गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ तक तो ये पूर्णतः सही था। इसके पश्चात जो आगे की ये पंक्ति लग गई, इसलिए इसको अंशतः सही कहा गया है। अगला प्रश्न फिर से स्थापना और तर्क वाला है, देख लेते हैं। इसमें सही पूछा गया है, स्थापना है हिंदी से ठीक पहले ही क्या है, हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शती तक होता रहा। और इसकी जो तर्क क्या है इसका, हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शती से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी जबकि संस्कृत संयोगात्मक भाषा थी और अपभ्रंश वियोगात्मक की ओर झुकी हुई। तो बताइएगा 198 का सही विकल्प क्या होगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं किस प्रकार से सही हैं। देखिए, स्थापना है हिंदी से ठीक पहले की भाषा अपभ्रंश है, बिल्कुल सही है, जिसका साहित्य में प्रयोग 12वीं शती तक होता रहा। तो ये पूर्णतः सही हो जाएगा। फिर इसकी जो यहाँ पर तर्क होगा, तर्क क्या दिया गया है, हिंदी का साहित्य में प्रयोग 10वीं शती से प्रारंभ हो गया था। यह वियोगात्मक भाषा थी। पूछा जाता है हिंदी किस प्रकार की भाषा है, तो ये वियोगात्मक भाषा थी, जबकि जो संस्कृत है ये संयोगात्मक भाषा है और अपभ्रंश वियोगात्मकता की ओर झुकी हुई थी। तो इस प्रकार से विकल्प ए और दोनों सही हो जाएंगे। ए और आर, तर्क और स्थापना दोनों सही होंगे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 199, इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प ए, सबसे पहले चंदायन आएगी, फिर मृगावती, फिर पद्मावत और सबसे अंत में चित्रावली। अगला प्रश्न है 200, बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, मुल्ला दाऊद सबसे पहले आएंगे, फिर कुतुबन, फिर जायसी और सबसे अंत में उस्मान। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। देखने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ प्रश्न जो